तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया है? तो आंसर होगा रिलायंस ने। तो अभी बेंगलुरु में इंडियन एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया है। याद रखना, ये भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है जिसे रिलायंस ने किसके साथ मिलकर के बनाया? अशोक लेलैंड के साथ। ये भारत में हाइड्रोजन के द्वारा संचालित होने वाली अपनी तरह का पहला ट्रक है। तो अब ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कार्बन का उत्सर्जन लगभग 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन को सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है और ये परंपरागत जो डीजल ट्रक्स होते हैं उनकी अपेक्षा कम शोर करता है, जबकि परफॉर्मेंस के मामले में उनके बराबर ही है और इसकी परिचालन लागत भी कम आती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात ये किसे किया गया? तो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी को। तो भाइयों, हमारा देश बदल रहा है क्योंकि तेल खरीदने वाला देश अब तेल बेच रहा है। हमारा देश बदल रहा है। तो अभी ऐसा क्या हुआ? तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विमान ईंधन का निर्यात शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो ये मानव रहित विमानों और छोटे विमानों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है जिसे ये एक्सपोर्ट कर रहा है। और किसे बेचा गया सबसे पहले? पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी ये देश है। और कहां से पहली खेप भेजी गई है? तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से। और ये पहली बार हुआ है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसने किया? ध्यान रखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और क्या बेचा? तो एविएशन फ्यूल, विमान का ईंधन। और कहां से भेजा? मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। किसे भेजा? पापुआ न्यू गिनी को। और इस ईंधन का नाम है एवी गैस 100 LL। एवी गैस मतलब हो गया एविएशन गैस। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मंदसौर में। मंदसौर कहां है? मध्य प्रदेश में। और यहीं पे एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसको नाम दिया गया गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन किया गया। और इस अनोखे और अपनी तरह के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल में भूमि, वायु और जल आधारित कई तरह की गतिविधियां हुई। वैसे आप जानते हो गांधी सागर बांध कहां पर है? यहीं पर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। किस नदी पर है? चंबल नदी पे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे पर देश का पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर शुरू किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब भारत में अब तक किसी भी हवाई अड्डे पर आपको मल्टीप्लेक्स नहीं मिलेगा, पर अब लॉन्च कर दिया गया। कहां पे? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसीलिए कहा देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है ये, जहां पे मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया है, जिसमें लोगों के बैठने की कैपेसिटी है 1155। मतलब अब आप ट्रेवल कर रहे हो यहां से और आपके पास टाइम हो तो आप वहां पे फिल्म भी देख सकते हो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो आंसर होगा अप्सरा अय्यर। तो अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल में द्वितीय वर्ष की एक भारतीय अमेरिकी छात्रा है। क्या नाम है? अप्सरा अय्यर। और अभी इनको प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया, जो इस प्रतिष्ठित प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली समुदाय की पहली महिला बन गई है। और वैसे बात करोगे तो ये इसकी 137वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो यह हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्थान है। बाकी देखो, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो यह हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्था है जो विधिक क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जनरल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। तो इनका नाम याद रखना अप्सरा अय्यर है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हरित बॉन्ड यानी कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। तो इंदौर नगर निगम ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। और इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना है। एक बार मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के जरिए जो सरकार होती है वो जनता से, आम लोगों से पैसा जुटाती है, उसके बदले में जनता को ब्याज दिया जाता है और एक निश्चित समय के बाद उनको उनका पैसा भी लौटा दिया जाता है। अब ये तो हो गया बॉन्ड का मतलब। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रीन से आप क्या समझते हैं? हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी, या यूं कह दूं रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो लोगों से पैसा जुटाया जाएगा वो हरित ऊर्जा परियोजनाओं में लगाया जाएगा। और यहां पे पर्टिकुलर बात करेंगे तो ये जो 244 करोड़ रुपए जनता से जुटाएंगे, इस राशि का इस्तेमाल
60 मेगावाट कैपेसिटी का एक सोलर प्लांट लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे लगाएंगे ये भी बता दिया इन्होंने। इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर ये सोलर प्लांट लगाया जाएगा और इसके लगने से क्या होगा, जो 5 से 6 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आता है वो बचेगा, वो सेव होगा, पर्यावरण में सुधार होगा क्योंकि ग्रीन एनर्जी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो याद रखना, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया, तो आंसर होगा इंदौर बन गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में यायातसो को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो आंसर होगा लद्दाख। नाम है इसका यायातसो, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अभी लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। यायातसो ये बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आवास है। इसे भारत में काली गर्दन वाली क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। और काली गर्दन वाली क्रेन, अभी याद है, इसको लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। अच्छा, पहले हम बात कर ले यहाँ पे ये जैव विविधता विरासत स्थल की यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की। तो ये अभी तक भारत में कितनी थी, 36 थी। अभी लास्ट में नवंबर 2022 में 36 नंबर की जोड़ी गई थी, कौन सी, उड़ीसा का महेंद्रगिरी पहाड़ी को, जो कि भारत की 36 नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी थी। और अभी ये कौन सी बन गई, यायातसो 37 नंबर की बन गई। अच्छा, अगर पूछे पहली कौन सी थी और कब बनी थी, तो पहली 2007 में बनी थी। कर्नाटक के नल्लूर इमली ग्रोव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था भारत का। तो अब याद रखना 37 हो गई है। और जैव विविधता से बायोडाइवर्सिटी से एक डे याद आएगा, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। फिर बताइए, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। उस ट्रेन का नाम क्या होगा, तो आंसर होगा वंदे मेट्रो। अच्छा, इस बार के बजट में बात करें तो रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया, 2.41 लाख करोड़ रुपीस, और ये अब तक का सबसे ज्यादा है। और अभी हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की कि 2030 तक हम 35 हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप करने वाले हैं और इनका नाम क्या होगा, वंदे मेट्रो। इंडिया में ही इसका निर्माण होगा। और अगर पूछे कि शुरुआत कहां से होगी, तो जो हेरिटेज रूट है कालका शिमला वाला, वहां से इसकी शुरुआत होगी। चलिए फिर बताइए, हाल में किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई, तो आंसर होगा फोन पे। तो अभी फोन पे ने भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू किया है। मतलब अभी तक आप भारत में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते थे, भारत में कहीं पर भी कर लो, लेकिन अब इंटरनेशनली भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी फैमिली विदेश में घूमने चली गई, मान लो नॉर्वे घूमने चल गई, आइसलैंड चल गई, आपको नहीं लेके गई क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं ना, इसलिए आपको घर पे छोड़ गई, पर वहां पे उनके पास मौज मस्ती करते करते पैसे खत्म हो गए, तो अब आपको फोन करते कि भैया पैसे भेज। तो अब आप यहां से घर बैठे बैठे फोन पे के थ्रू भारत के बाहर भी पैसे भेज सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा, तभी हमने कहा इसको। और भारत में ये पहली बार शुरू की है, किसने, फोन पे ने। तो ये आप याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पे खोला गया, तो आंसर होगा गुलमर्ग में। तो अभी भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। तो कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोला हुई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया है। और आपको बता दूं, 2 साल पहले इसी होटल ने गुलमर्ग में एक स्नो इग्लू बनाया था और बताया था कि वो एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा बन गया, तो आंसर होगा मोबीक्विक। तो अभी मोबीक्विक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया है। इसमें रुपए क्रेडिट कार्ड अब सीधे यूपीआई आईडी से जुड़ गए हैं। तो अब मोबीक्विक ग्राहक जो कस्टमर हैं वो यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई पिन का उपयोग करके व्यापारियों को आसानी से भुगतान कर सकते हैं। और ये सुविधा केवल मोबीक्विक के ग्राहकों के लिए है, जो एक आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करती है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
लिथियम भंडार मिले हैं? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम संसाधन पाए गए हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी ब्रन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने मुंबई में देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया है। इस बस की कैपेसिटी है 73 लोगों की, इसमें एक साथ बैठ सकते हैं 73 लोग। और इसमें जो किराया वसूला जाएगा 5 किलोमीटर की दूरी पे 6 रुपये वसूला जाएगा। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक डोर से अपने आप खुलते बंद हो जाते हैं। और ये चार्ज होने में 80 मिनट का वक्त लेती है फुल चार्ज होने में। तो याद रखना, भारत की पहली एसी डबल डेकर बस, इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये किस शहर में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये दिल्ली में बनाया जाएगा और इसके डिजाइन और निर्माण का ठेका ये दिया गया है GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को। इसे दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे बनाया जाएगा। और ये जो नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर है, ये मेट्रो रेल प्रोफेशनल को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देगा और डेवलपमेंट के यानी कि विकास के नए अवसर देगा। चलिए बताइए, कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब 2023 के अंत में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा और इनका नाम क्या है? रेयना बरनावी। इनके साथ एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे, उनका नाम है अली अल करनी। और ये जिस मिशन में जाएंगे, जिस अंतरिक्ष मिशन में जाएंगे, उस मिशन का नाम है AX2 अंतरिक्ष मिशन। फिर बताइए, अभी हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने कई छोटे मूल्य के UPI लेन देन के लिए NPCI द्वारा सक्षम UPI लाइट फीचर लॉन्च किया है। ये सुविधा पेटीएम के माध्यम से एक क्लिक के साथ तेजी से वास्तविक समय लेन देन में मदद करेगी, क्योंकि बैंक का उद्देश्य है देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 टर्म बोली है, NPCI और UPI। दोनों की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। मैंने बोला भारत की पहली है, पुरुषों में भी पहली है और महिलाओं में भी पहली है। उन्होंने अभी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 विकेट लेकर के ये इतिहास रचा। और आप कह सकते हो उन्होंने इस मामले में महिला क्रिकेटर जो हैं पूनम यादव, उनको पछाड़ दिया, जिन्होंने अब तक 98 T20 इंटरनेशनल विकेट लिए थे। और इस तरह से दुनिया में बात करोगे तो वो 9वीं महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लिए हैं। तो इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी की? तो आंसर होगा लद्दाख। तो याद रखना, लद्दाख ने भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी की है। इस मैराथन का नाम है लास्ट रन मैराथन और किस झील पर है? पैगोंग झील पर। और ये कितनी लंबी मैराथन है? तो 21 किलोमीटर लंबी है और ये 13,802 फीट की ऊंचाई पर हुई। फ्रोजन लेक मैराथन मतलब समझ गए, ये जो लेक है सर्दी में इसका जो तापमान है माइनस में पहुंच जाता है तो ये जम जाती है और इसी पे ये मैराथन हुई। चलिए फिर बताइए, अभी किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला है? तो आंसर होगा भारत को। तो भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला है। स्वाम मतलब हो गया झुंड, मतलब ऐसा ड्रोन सिस्टम है जो झुंड में अटैक करेगा, बहुत सारे ड्रोन्स होंगे एक साथ। इसे बनाया किसने? न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने। ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप कंपनी है और इस स्वाम ड्रोन को ऑपरेट करने वाली दुनिया की पहली आर्म्ड फोर्स बन गई है भारतीय सेना। और इस ड्रोन की बात करें तो ये 100 ड्रोन का झुंड दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। ये ड्रोन एक खास वजन के बम को ले जाने में सक्षम है और चलते बख्तरबंद काफिले जैसे लक्ष्यों को भेज सकता है ये आराम से। चलिए फिर बताइए, भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे में।
तो भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण करेगी। इस प्लांट को ग्रीन बिलियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाएगी। और इस प्लांट से 2 पॉइंट और याद रख सकते हो, जैसे कि इसका उद्देश्य होगा हर दिन 350 टन ठोस कचरे यानी कि सॉलिड वेस्ट का उपचार करना और हर दिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा क्वालकॉम ने। तो अभी क्वालकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे आपका फोन का नेटवर्क या यूं कह दो आपके सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उस इमरजेंसी में आप अपने साथियों को सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पीरियड में अत्यधिक दर्द झेलने वाली महिलाओं को छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्पेन। तो अभी स्पेन ये यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक कानून पारित किया जिसमें उन महिला कर्मचारियों को बिना उनकी सैलरी काटे उन्हें छुट्टी दी जाएगी जिन्हें पीरियड्स में अत्यधिक दर्द होता है। तो इसके तहत पीरियड्स के दौरान अत्यधिक समस्या के चलते क्रैम्प, चक्कर आना, उल्टी आदि झेलने वाली महिलाएं हर महीने 3 से लेकर 5 दिन की छुट्टी ले सकेंगी। और वैसे आपको बता दूं, अभी तक इस तरह की सुविधा जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया जैसे देशों में ही उपलब्ध है और पहला यूरोपीय देश बन गया स्पेन, ये आप जरूर याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बोइंग ने भारत में कहां अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। तो अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, एरोप्लेन वगैरह बनाती है, और इसी ने अभी भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई? तो आंसर होगा सूजी बैट्स। तो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं सूजी बैट्स और अभी महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज ये बन गई हैं। वैसे आपको बता दूं कि उनके नाम महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 3764 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए बताइए, अभी किस राज्य में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट? तो आंसर होगा गुजरात में। तो भारतीय ग्रुप है वेदांता और फॉक्सकॉन, ये मिलकर के गुजरात के अहमदाबाद के निकट है धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, वहां पे सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट ये स्थापित करेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा निवेश होगा। कितने का होगा? 1,54,000 करोड़ रुपए का। ये भारत में सेमीकंडक्टर के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। बताइए फिर, अभी हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सिएटल सिटी। तो अभी 21 फरवरी 2023 को सिएटल सिटी ये जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है और दक्षिण एशिया के बाहर इस तरह का कानून पारित करने वाला दुनिया का ये पहला शहर बन गया है। और इस कदम को सामाजिक न्याय और समानता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। तो अभी केरल हाईकोर्ट ने मलयालम में अपने 2 निर्णय प्रकाशित किए। अभी आपको याद होगा, हमने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया था। तो याद रखना, अब केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी 19 फरवरी को चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव तमिलनाडु से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के छात्रों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो यह आप ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 को रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन ये कहां किया? तो आंसर होगा जम्मू में। तो रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने अभी 26 फरवरी को जम्मू के भद्रवाह में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया। और मैराथन से एक प्रश्न और बनेगा आपका कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख की जो पेगोंग तसो झील है वहां पे होंगी ये। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं टिम साउदी। वे किस देश के हैं? न्यूजीलैंड आंसर होगा। तो न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान
टिम साउदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने 24 फरवरी को केरल के त्रिशूर जिले के गुरुवयूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर, जिसका नाम है बैंडिकूट, इसका इस्तेमाल किया और इस तरह केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया हो। इस रोबोट का नाम याद रखना बैंडिकूट है। इसे तिरुवनंतपुरम स्थित जेनर रोबोटिक्स ने तैयार किया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को यूपीआई भुगतान के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का विकल्प दे रहा है। इस तरह से पेमेंट की प्रोसेस काफी आसान हो जाएगी। वहीं क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने वाला एचडीएफसी बैंक ये निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है, इसलिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। ये शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह कारखाना शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ा करके 90 तक पहुंचाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और उसके अध्यक्ष हैं आर। फिर बताइए, विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। एक्चुअली में यूनेस्को के द्वारा विरासत का टैग अमूर्त स्मारकों को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग दिया जाएगा, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, अमूर्त धरोहर हम किसे कहते हैं? यानी कि आप अंग्रेजी में बोलोगे इंटेंजिबल साइट्स, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, जैसे कि कोई पूजा हो गई, तो ये कहलाएंगी अमूर्त धरोहरें। और मूर्त धरोहर यानी कि टेंजिबल साइट्स जिसे आप छू सकते हो, जैसे कि कोई महल हो गया, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई। तो हमने यही कहा, ये जो टैग है ये अभी तक अमूर्त स्मारकों को दिया जाता था, लेकिन पहली बार इसे मूर्त स्मारक को यानी कि इस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 7 वर्ष के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक ये किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो आंसर होगा भूटान। तो भूटान के रॉयल हाइनेस द ग्यालसी प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक ये भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट के साथ जुड़ करके देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। इनकी उम्र केवल 7 साल है।